एक पाकिस्तानी कमांडो की सरगुज़श्त, पाक फौज का जवान, मौत की आंखों में आंखें डालने वाले एक जंगजू की आप बीती, भारतीय एजेंसियों को नाकों चने चबाने वाला गोरीला, एक ऐसा बाजीगर जिसे खौफ छू कर भी न गुजरा। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकली एक लाजवाल कहानी। अब सारी कहानी सुनाऊं। थाने की इमारत से बाहर आते ही अमजद मुस्तफसिर हुआ और मैंने उसे सारी तफसील बिला कमोकास्त सुना दी। वो बोला, वैसे यार ये मीर न्याज खान मुझे बड़ा कोऑपरेटिव बंदा नजर आ रहा है। इससे पहले उसने शहला की जमीनें भी बड़ी आसानी से वापस कर दी और अब तेरे साथ भी बड़ी उसूली गुफ्तगू की है। अगर पहले पता होता तो हम इतने लंबे बखेड़े में पड़ने की बजाय बराह रास्त उससे मिल लेते। मेरा तो ख्याल है कि इस तरह हम इस सारी बकवास से बच जाते। मैंने उसकी तायद की, मेरा अपना भी यही ख्याल है, मगर हमें उसके बारे में मालूम होता तो ये कदम उठाते ना। बहरहाल अब भी अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं बिगड़ा। उस वक्त तक हम टहलने के से अंदाज में चलते हुए रहमान खेल के करीब पहुंच गए थे। हम गली में घुसने ही वाले थे कि अचानक सड़क की तरफ से चंद गाड़ियों की हेडलाइट्स रहमान खेल की तरफ बढ़ती नजर आईं। अमजद बोला, पुलिस वाले ना हो, शायद फजलदाद और खुशमीर को पकड़ने जा रहे हों। मैंने कहा, नहीं, उस तरफ मतलूबा मकान तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, ये कोई और लोग हैं। वो बोला, दफा करो, चलते हैं, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, अभी तो खाना भी तैयार करना है। पहलवान होटल में खा लेते तो अच्छा था ना। मैंने कहा, चले जाते हैं यार, गाड़ियां नजदीक पहुंचने वाली हैं, देख तो लें कि ये कौन है। अमजद चिढ़कर बोला, कोई भी हो हमारी बला से। उस वक्त तक हम गाड़ियों की हेडलाइटों की रोशनी में नहा गए थे। मेरा ख्याल था कि वो गाड़ियां आगे गुजर जाएंगी, मगर उसके बरक्स तीनों गाड़ियों का रुख हमारी जानिब हो गया। अमजद खतरा है। रजिया की सफेद कार को पहचानते ही मैंने नेफे में उड़सा हुआ पिस्तौल निकाल लिया। अमजद ने भी जल्दी से चादर के नीचे छुपाई हुई क्लैशनकोफ हाथ में पकड़ ली। तीनों गाड़ियां हमारे गिर्द निस्फ दायरे में खड़ी हो गईं। उनकी हेडलाइट्स ऑन रहने दी गईं। रजिया की कार के पीछे खुली छत की जीपें लगी हुई थीं, जिनमें चार अफराद सवार थे। जीपों को रोककर वो 8 अफराद अपने हाथों में मौजूद हथियार संभाले नीचे उतरे। जब तक 8 अफराद हमारे गिर्दा गिर्द एक दायरे की सूरत में खड़े न हो गए, रजिया और उसका साथी कार में ही बैठे रहे। जैसे ही 8 अफराद हमारे चारों तरफ खड़े हो गए, कार का दरवाजा खोलकर वो दोनों नीचे उतरे और फिल्मी स्टाइल से चलते हुए हमारी जानिब बढ़ने लगे। मैंने कहा, माजे मियाँ बेएहतियाती हो गई है। वो मजाहिया लहजे में बोला, कोई बात नहीं, आइंदा ख्याल रखना। हमसे चंद गज दूर रुककर उस जवान ने रजिया से पूछा, यही दोनों थे? रजिया ने असबात में सर हिलाया, जी भाई। उसके भाई कहने से मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो नौजवान गुलरेज था। उसने चुटकी बजाते हुए अंगुश्त शहादत हमारी जानिब उठाई। मिस्टर, तुम दोनों को मेरी बहन से मुआफी मांगनी पड़ेगी। अमजद का लहजा गो संजीदा था, मगर अंदाज बिल्कुल मजाहिया था। वो बोला, मगर हमसे तो कोई ऐसी गलती नहीं हुई जिसकी बदौलत हमें माफी मांगने की जरूरत पड़े। इससे पहले कि गुलरेज मजीद कुछ बोलता, सड़क की जानिब से एक और गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी नजर आई। आने वाली गाड़ी काफी स्पीड से बढ़ती चली आ रही थी। तमाम लोग उस तरफ मुतवज्जे हो गए। अगले चंद मिनट में वो गाड़ी दूसरी गाड़ियों के करीब आकर रुक गई। गुलरेज रजिया से बोला, ओह शिट, डैड पहुंच गए हैं। वो जवाबन खामोश रही। वो मीर न्याज खान था। सफेद कपड़ों पर काली वॉस्कट पहने, सर पर रखी कराकली टोपी के साथ वो बड़ा पुर्रोब नजर आ रहा था। वो आहिस्तगी से बोला, गुल्लू, तुम्हें कहा था ना कि उससे सुलह हो चुकी है। गुलरेज बोला, डैड, मैंने भी कहा था कि इसे बीबी से माफी मांगनी पड़ेगी। मीर न्याज खान बोला, बुरी बात बेटा, जब एक दफा तय हो चुका है तो फिर इस तरह नहीं करना चाहिए। उसके अंदाज से मुझे यूं लग रहा था जैसे अपने बेटे को लाड प्यार से वो इतना बिगाड़ चुका था कि अब खुद भी उसे बेटे से दबे लहजे में बात करनी पड़ रही थी। गुलरेज बोला, डैड, बात तय होने की नहीं, उसूल की होनी चाहिए। टके टके के लोग गुलरेज खान की बहन को अगवा करने लग जाएं तो तुफ है हमारी जिंदगी पर। अब इसी सूरत में उनकी खलासी हो सकती है कि ये दोनों बेबी से माफी मांगे। हालांकि इरादा तो मेरा ये था कि इन्हें उस वक्त छोड़ूंगा जब ये बेबी के पांव को हाथ लगाएंगे, लेकिन अब आपकी वजह से मैं इन्हें आसान शर्त पर छोड़े देता हूँ। मीर न्याज खान ने बेबसी से हमारी जानिब देखा। वो धीमी आवाज में मुस्तफसिर हुआ, आप दोनों में उमर जान कौन है? मैंने कहा, मैं। अमजद उस वक्त बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए था। मीर न्याज खान मुझे मुखातिब हुआ, उमर जान, आप ही से कुछ समझाएं। मेरी बात तो इसकी समझ में नहीं आ रही। मुझे उसके अंदाज से यूं लगा जैसे समझाने के पर्दे में वो मुझे गुलरेज की बात मानने की दावत दे रहा था। अमजद, जो बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए था, जहरखंद लहजे में बोला, समझा तो हम देंगे, मगर हमारे समझाने का अंदाज कुछ और है। गुलरेज खान का लहजा भी गजब से पुर था। बोला, वही अंदाज तो मैं देखना चाहता हूँ। लड़कियों
को हथियार के जोर पर अगवा तो हिजड़े भी कर सकते हैं, अगर मर्द हो तो अब मेरी बहन को हाथ लगा कर दिखाओ। मैंने उसके बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा किया। मिस्टर गुलरेज, हथियार के जोर पर तो तुम कूद रहे हो, और जहाँ तक ताल्लुक है तुम्हारी बहन को हाथ लगाने का, तो वो तो हमने पहले भी नहीं लगाया। इस बात की गवाही तुम्हारी अपनी बहन देगी, पूछ लो इससे, यहीं पे खड़ी है। गुलरेज का लहजा नखवत से पुर था। बोला, इसी वजह से तो तुम दोनों भी जिंदा नजर आ रहे हो, वरना अब तक मैं तुम दोनों की टांगें तोड़ चुका होता। मीर नियाज खान ने हमें आपस में समझने समझाने के लिए छोड़ा था। हमारे तेवर देखकर वो घबरा गया। बोला, आप लोग तो लड़ने लग गए हैं। अमजद के लहजे में तलखी थी। बोला, खान साहब, आप अपने बेटे को लगाम देकर रखें, हम नहीं, ये लड़ रहा है। गुलरेज उसी लहजे में बोला, अगर लड़ रहा हूँ तो उसकी अहलियत भी रखता हूँ। तुम में भी अगर इतनी हिम्मत हो तो जरूर मेरा चैलेंज कबूल करते। मैंने पूछा, कौन सा? वो बोला, तुम दोनों में से एक आदमी बेबी से खाली हाथ मुकाबला करे। अगर जीत गया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा और जाने दूंगा। हारने की सूरत में तुम दोनों को बेबी से हाथ बांध कर माफी मांगनी पड़ेगी। मैंने उसे ललकारा, बहन की बजाय तुम खुद मैदान में क्यों नहीं उतरते? उसका लहजा मजे का उड़ाने वाला था। बोला, हाँ, मेरे मुकाबले के लिए तुम दोनों आ जाओ। मैंने हत्तुल वसा अपने लहजे को नरम रखा। गुलरेज खान, जहाँ तक माजरत का ताल्लुक है तो हम तुम्हारे बाप से माजरत कर चुके हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इससे पहले तुम्हारे वालिद हमें अगवा करवाने की नाकाम कोशिश कर चुके थे। तुम्हारी बहन को अगवा करना सिर्फ इस बात का बाज़ाब्ता जवाब था। बाकी रही तुम्हारी बेबी से माफी मांगने की बात, तो इसके साथ हमने कोई ऐसा सलूक नहीं किया जिसकी वजह से हमें इससे माफी मांगनी पड़े, इसलिए तुम बात बढ़ाने की कोशिश न करो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। वो बोला, उमर जान साहब, मुझे तकरीर नहीं, अपनी बात का दो टोक जवाब चाहिए। मैंने अमजद की तरफ सवालिया नजरों से देखा। उसने अपनी क्लैशनकोफ मेरी जानिब बढ़ा दी और इसका मतलब था कि वो गुलरेज से मुकाबले के लिए तैयार था, मगर मैं उसे इस किस्म की इजाजत नहीं दे सकता था। इससे कतई नजर के हम दोनों कदो कामत और बॉडी के लिहाज से गुलरेज पर भारी थे, और आम हाथापाई में जिस्मानी कुव्वत की बड़ी अहमियत होती है। मगर जिस बलबूते पर गुलरेज अकड़ रहा था, मुझे लग रहा था कि वो जूडो कराटे से वाकिफ था, और हमें भी उसने आम गंडापुरों की तरह सिर्फ गन फाइटर ही समझा हुआ था, जबकि हम दोनों जूडो कराटे के अलावा कुछ ऐसे फनून से भी वाकिफ थे जिनकी शायद गुलरेज को हवा भी न लगी हो। लेकिन मेरी अमजद को इजाजत न देने की वजह कुछ और थी। अमजद गो बहुत अच्छा फाइटर था, मगर उसमें एक बुनियादी खामी मौजूद थी जिस पर काबू पाने में वो अभी तक नाकाम रहा था। एक अच्छे फाइटर के लिए जरूरी है कि वो सख्त जान हो, चोट बर्दाश्त करने की अहलियत रखता हो, हमला करने में पहलपन और तेजी को बरकरार रख सके, और ये चीजें अमजद में बदरजाए उत्तम मौजूद थी। आखिरी चीज जो एक अच्छे फाइटर को आम लड़ाकों से मुमताज करती है, वो है अपने दिफा से गाफिल न होना, और ये चीज अमजद में मफकूद थी। लड़ाई के शुरू में वो इस बात का ख्याल रखने की कोशिश करता था, मगर जूं जूं लड़ाई में तूल और तेजी आ जाती, वो अपने दिफा से गाफिल हो जाता। इसमें उसकी जोशीली तबीयत का बड़ा अमल दखल था। मेरे साथ दोस्ताना मुकाबले में भी ज्यादातर यही चीज उसे ले बैठती, और अब भी मुझे यही खौफ लाहक हुआ था कि अगर वो अपने दिफा से जरा सा भी गाफिल हुआ और उसके जख्मी बाजू पर चोट लग गई तो शायद मुकाबला हार जाए, या मुकाबला जीतने की सूरत में भी उसके बाजू को कोई नाकाबिल तलाफी नुकसान न पहुंच जाए। नहीं माजे, मैंने क्लैशनकोफ पकड़ने की बजाय अपना पिस्तौल उसकी तरफ बढ़ाया। लड़ाई में तेरा जख्मी बाजू मजीद जख्मी हो सकता है, और मैं चाहता हूँ कि तेरा बाजू जल्द ठीक हो जाए ताकि हम अपने मिशन पर जा सकें, और तुझे तो पता है इस तरह के 10 बंदों के लिए भी जानू अकेला काफी है। और अमजद इस बात से खूब वाकिफ था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुझे पता था कि उसका निशाना मुझसे बेहतर था। हैरत अंगेज तौर पर उसने तकरार न करते हुए हाथ बढ़ाकर पिस्तौल थाम लिया। इस दौरान गुलरेज ने, जो बड़ी दिलचस्प नजरों से हमें घूर रहा था, उसने कुछ कहने की जरूरत महसूस न की। हालांकि हमारे दरमियान होने वाले मुकालमे को उसने बगौर सुना था। उसका लहजा इस्तेहजाई था। बोला, अच्छा, आप निकले हैं बेबी के मुकाबले के लिए। मैंने कहा, औरतों से मुकाबला करना तुम्हारे जैसे मर्दों का काम है, हम तो किसी मर्द की तलाश में रहते हैं, अगर मिल जाए तो। गुलरेज उसी अंदाज में बोला, अच्छा, तो तू मेरे साथ मुकाबले के लिए आगे बढ़ा है, मगर मैंने तो तुम दोनों को इकट्ठे दावत दी थी। मैंने फजूल डायलॉग बाजी से परहेज करते हुए कहा, मेरे बाद मेरा दोस्त आ जाएगा, मुझे तो हरा लो। मीर नियाज खान परेशान लहजे में बोला, आप लोग तो सचमुच लड़ाई पर तैयार हो गए हो। मगर मुझे उसकी परेशानी मसनूई सी लगी। शायद ये मेरा गुमान हो, मगर मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो खुद भी यही चाह रहा था। शायद वो भी हमें सबक सिखाने के मूड में था, मगर सियासी अंदाज में। गुलरेज उस वक्त जीन्स पहन
पहने हुए था, जिसके ऊपर उसने मौसम की मुनासिबत के हिसाब से टी शर्ट डाली हुई थी, जबकि मैं शलवार कमीज में मलबूस था। लड़ाई भिड़ाई के लिए उसका लिबास मौजू था, मगर मैंने इस बात की मुतलक परवाह न की कि सिर्फ लिबास के बलबूते पर वो लड़ाई नहीं जीत सकता था। गो खाली हाथ लड़ाई के अंदर लिबास की बड़ी अहमियत होती है, मगर उस वक्त जिस वक्त मुकाबला 19-20 का हो, जिंदगी में शीशनाक वाहिद लड़ाका था जिससे मैं मुतासिर हुआ था। उसके साथ लड़ते हुए आखिर तक मैं गुमगू की कैफियत में मुब्तला रहा था कि जाने मुकाबला कौन जीते। गुलरेज तो उसके मुकाबले में तिफले मकतब दिखाई दे रहा था, मगर लड़ाई के बुनियादी उसूल के दुश्मन को कभी कमजोर न समझो के मिस्ताक मैं उसकी जानिब से हर किस्म की कार्रवाई के लिए ज़हनी तौर पर तैयार था। 4 गाड़ियों की हेडलाइटों ने उस जगह को खूब रोशन कर रखा था। मेरे आगे बढ़ते ही गुलरेज अपनी बहन को मीर न्याज के पास जाने का इशारा करके कराटे के मुख्तलिफ पोज बनाते हुए मुझे मुतासिर करने की कोशिश करने लगा। मैंने उससे मुनासिब फासले पर खड़े होकर कहा, लड़ाई हमेशा किसी कानून और ज़ाब्ते के तहत लड़ी जाती है मिस्टर गुलरेज। इसी तरह लड़ाई शुरू करने और ख़त्म करने के भी कुछ उसूल होते हैं। अगर मेहरबानी करके इन सब की तशरीह कर दें तो आपकी मेहरबानी। वो बोला, किसी भी फरीक के बेहोश हो जाने या हार मान जाने की सूरत में लड़ाई खत्म समझी जाएगी और शुरू अभी कर लेते हैं। तैयार हो जाओ, 1 2 3। ये कहकर उसने मुझ पर छलांग लगा दी। उसका दाहिना पांव बड़ी तेजी के साथ मेरे चेहरे की तरफ बढ़ा। अगर वो उससे दुगनी रफ्तार से भी हमला करता तब भी उसका पांव मेरा चेहरा नहीं छू सकता था। मैंने हल्की सी झुकाई दी और साइड पर हो गया। वो अपनी झोंक में जमीन पर गिरा, लेकिन जल्दी से संभल कर खड़ा हो गया और खड़ा होते ही अपने बाएं पांव पर फिरकी की तरह घूमकर उसने दाएं पांव से एक मर्तबा फिर मुझे निशाना बनाना चाहा। इस मर्तबा भी मैं उसे डॉज कर गया, मगर जवाबी कार्रवाई से मैंने जानबूझकर गुरेज किया। अपने दूसरे वार को खता जाते देखकर उसके हमलों में तेजी आ गई। मैंने उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की बजाय सिर्फ दिफा पर इक्तिफा किया। मुझे पता था कि जल्द ही उसने थक जाना था, और वही हुआ। 5-6 मिनट की उछल कूद से ही उसका मुंह खुल गया और सांस धूकनी की मानिंद चलने लगा। जैसे ही उसने रुककर अपना सांस हमवार करना चाहा, मैं तंजिया लहजे में बोला, बस इतना ही दम था मिस्टर। इस स्टैमिना के ऊपर बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे थे, और तुझे किसने कह दिया कि तू अच्छा फाइटर है? बेवकूफ, तुम तो लड़ाई की अबजद से भी नावाकिफ हो। हमला कैसे किया जाता है ये जानू से सीखो, और अभी रोकना, मैं हमला करने लगा हूँ। ये कहते ही मैंने ऊपर उछल कर उसे झांसा दिया कि जैसे मैं उस पर छलांग लगाने वाला हूँ, और मेरे झांसे में आते हुए उसने जल्दी से अपनी जगह तब्दील की और झुकाई देते हुए अपने दाएं जानिब हटा, जबकि मैं एक स्टेप आगे बढ़ते हुए उसके नजदीक पहुंचा और उसी तेजी में मेरी बाईं टांग उसके पेट की तरफ बढ़ी। मेरे दाव को न समझते हुए उसने मेरे पांव की ज़र्ब को बर्दाश्त करने के लिए अपने पेट के सामने अपनी दोनों कोहनियों का क्रॉस बनाया, मगर मेरे पांव बजाय उसके पेट में लगने के जमीन पर लगा, और अगले ही लम्हे उस पांव पर फिरकी की तरह घूमते हुए मेरा दायां पांव बिजली की सी तेजी से उसकी ठोड़ी की तरफ बढ़ा, जिसे रोकने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। एक बुलंद कराह के साथ वो उछलकर पीछे की तरफ गिरा और वहीं पड़ा रहा। मैंने कहा, मीर न्याज खान, इसको संभालो, अब इसे अच्छी तरह समझ आ गई है। मगर मेरे ये कहने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके नीचे गिरते ही मीर न्याज और उसकी बेटी उसकी तरफ दौड़ पड़े। हमारे चारों तरफ खड़े उनके मुहाफिजीन ने इस्तरारन अपनी क्लैशनकोफें मेरी जानिब सीधी कर दी। अमजद भी यकदम चौकन्ना हो गया था। भैया कहते हुए रजिया उसके करीब पहुंची, जबकि मीर न्याज उससे भी ज्यादा फुर्ती का मुजाहिरा करते हुए उसके करीब पहुंचा और उसका सर उठाकर अपनी गोद में रखा। अपने भाई के जिंदा होने का इत्मीनान करते हुए रजिया बिफरी हुई शेरनी के मानिंद मेरी जानिब बढ़ी। तुम वहशी जंगली! एक तो उसके हमले में बड़ी तेजी थी, दूसरे मेरे गुमान में भी नहीं था कि वो ऐसा करेगी। मैंने बमुश्किल अपने हाथों का क्रॉस बनाकर उसकी फ्लाइंग किक को रोका, और इससे पहले कि वो दोबारा हमला करती मैं धाड़ा, मीर न्याज, इसे संभाल लो। वो गुलरेज का सर जमीन पर रख कर रजिया की जानिब दौड़ा, नहीं गुड़िया नहीं, और हमले के लिए पैंतरा बदलती रजिया को बाजू से थाम लिया। रजिया को काबू करते ही वो गजबनाक आवाज में चीखा, तुम सारे उल्लू के पट्टे तमाशा देखने के लिए खड़े हो, गुल्लू को उठाकर गाड़ी में डालो। उसकी बात सुनते ही चारों अतराफ में मुजस्समों की तरह खड़े मुहाफिजों में गोया जिंदगी की लहर दौड़ गई और वो इकट्ठे गुलरेज की तरफ दौड़े। इन लम्हों में अगर अमजद चाहता तो क्लैशनकोफ के एक ब्रस्ट से ही तमाम को जिंदगी की कैद से आजाद कर सकता था, मगर मेरी तरह वो भी खामखा के खून खराबे को पसंद नहीं करता था। हद्दुल वसा हम दोनों की कोशिश होती थी कि बंदा हमसे जाया ना हो। मीर न्याज ने एक मर्तबा फिर उस ज़र्फ का मुजाहिरा किया जो इससे पहले वो करता रहा था। चलो गुड़िया, इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, गुल्लू ने खुद इन्हें चैलेंज किया था,
और घबराने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये कहकर मीर नियाज खान अपने हाथों में मचलती रजिया को कार की जानिब खींच कर ले गया। कार में बैठते ही वो मुझसे मुखातिब हुआ, ओके उमर जान, सी यू अगेन, और अगर हो सके तो बच्चों की गलती माफ कर देना। मैं जवाबन बोला, इट्स ओके सर, और उसने सर हिलाते हुए अपनी कार रिवर्स की और मोड़ काट कर वापस चल पड़ा। उसके पीछे बाकी तीनों गाड़ियां भी चल पड़ी। मैंने कहा, चलो माजे, पहलवान होटल की तरफ ही चलते हैं कि कुछ पेट पूजा कर लें, शायद अब हमसे खाना तैयार ना हो सके। वो बोला, हाँ जी, इसीलिए तो कहते हैं कि रन्ना वाले आंदे पक्कन परोठे ते छड़ियां दी अग न बले। अमजद अफसुर्दा से लहजे में बोला था और उसके अंदाज पर मैं बेसाख्ता कहकहा लगाकर हंस पड़ा। रात गए जब अपने बिस्तरों पर पहुंचे तो अमजद ने पूछा, अब क्या इरादा है जानू? मैंने कहा, अब सोने का इरादा है। बोला, सोने के बच्चे, मैं आइंदा के लाए अमल के बारे में पूछ रहा हूँ। मैंने कहा, वो तो जाहिर है, चौधरी अकबर को तलाश करके कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। अब उसके बारे में हल्का सा क्लू मिल गया है, उसी को बुनियाद बनाकर उसकी तलाश का सिलसिला शुरू करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा काम निपटा लें। उसने पूछा, वो कौन सा? मैंने कहा, तुम्हें मैंने शमशाद खातून से होने वाली गुफ्तगू सुनाई थी ना? वो बोला, जी। मैंने कहा, याद है, उसने कहा था कि जिस वक्त चौधरी ने उसे मेरे घर वालों के खाने में बेहोशी की दवाई मिलाने के लिए दी थी तो उस वक्त थानेदार उसके साथ ही बैठा था। उसने पूछा, तो फिर? मैंने कहा, इसका मतलब यही है कि वो भी इस साजिश में मुलव्विस था। उसने बेगुनाह होते हुए भी मुझे टॉर्चर किया। कोई बात नहीं, उसने खुलकर चौधरी अकबर का साथ दिया, नेवर माइंड, मगर उसने मेरे घर वालों के खिलाफ जो चौधरी अकबर का साथ दिया, इसको मैं माफ नहीं कर सकता। वो बोला, ठीक है, मगर पहले तुम्हें उससे बदला लेना याद नहीं आया? मैंने कहा, याद था, मगर चौधरी उससे ज्यादा जरूरी था। वैसे भी सरकारी मुलाजिम होने के नाते वो कहाँ छुप सकता था। अब जबकि चौधरी अकबर का सुराग तकरीबन मिल गया है तो मैं चाहता हूँ उसकी तलाश में जाने से पहले इसका हिसाब चुकता कर दें। अमजद बोला, तो आज ही चलते हैं? मैंने कहा, आज नहीं, कल इंशाल्लाह चलेंगे। और अमजद अस्बात में सर हिलाते हुए करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन हम काफी देर से उठे। नहा धोकर हम एक दूसरे को नाश्ता बनाने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहे थे। अमजद ने साफ इनकार कर दिया, मैं तो मेहमान हूँ भाई, और मेहमान का काम सिर्फ खाना होता है, नाश्ता खाना तैयार करना मेजबान का काम होता है। मैंने कहा, मिस्टर, तू मेरा मुंशी है, एक थर्ड क्लास मुंशी के लिए मलिक साहब किस तरह नाश्ता तैयार कर सकता है? अब तेरी मेहमानी वैसे भी काफी दिन हुए खत्म हो चुकी है, इसलिए शराफत से उठो और अपने खान के लिए नाश्ता तैयार करो। खुद अगर नहीं खाना चाहते तो बेशक न खाओ। अमजद ने जवाबन कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। ये कौन है? मैंने चारपाई से उठकर अपनी जेब में पिस्तौल की मौजूदगी का यकीन करते हुए कहा, ठहरो मैं देखता हूँ। दस्तक घर के दरवाजे पर हुई थी, मगर घर और बैठक के दरवाजे साथ साथ थे, इसलिए मैंने आगे बढ़कर बैठक का दरवाजा खोला तो बमुश्किल अपने आप को उछलने से बाज रख सका। दरवाजे पर मीर नियाज खान की बेटी रजिया खड़ी थी। मैं हकीकतन हैरान रह गया। तुम? वो खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ बोली, क्यों, मेरा यहाँ आना मना है? मैं हैरत के पहले झटके से संभल गया था। आपको कौन कमबख्त मना कर सकता है? वो बोली, अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? मैं पीछे हट गया। आए आए बसरो चश्म। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को कहा, आप लोग जाएं, मैं यहाँ बिल्कुल महफूज हूँ। उनमें से एक ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर छोटी बीबी वो उसकी बात काटते हुए बोली, अगर मगर छोड़ो, तुम जाओ। अगर डैडी पूछें तो बता देना कि उमर जान साहब ने बताया था कि वो खुद मुझे वापस छोड़ जाएंगे। और उसके साथ आने वाले तीनों मुहाफिज अपने चेहरों पर बेबसी के तासुरात सजाए वापस मुड़ गए। वो बोली, सॉरी मिस्टर उमर जान, आपने माइंड तो नहीं किया? दरअसल इन्हें वापस भेजने के लिए मैंने ये बहाना किया है, वापसी मैं बेशक अकेली चली जाऊंगी। मैंने कहा, नहीं मिस, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो मुस्कुराती। मुस्कुराते वक्त उसके गालों में भी शीतल की तरह गढ़े पड़ जाते थे, मगर खूबसूरती में ये शीतल के अशरे अशीर भी नहीं थी। उस जैसी हसीन लड़की मेरी नजरों से उसके बाद नहीं गुजरी। वैसे रजिया भी खूबसूरत थी। अच्छे उम्दा लिबास और मेकअप के महंगे साजो सामान के इस्तेमाल ने उसकी खूबसूरती को मजीद भी उजागर कर रखा था। अमजद भी उसको देखकर हैरत ज़दा रह गया। अरे जानू साहब, ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? रजिया तेजी से बोली, अब्दुल्ला भाई, जानू नहीं अब्दुर्रहमान कहो, अब्दुर्रहमान। और हम दोनों कहकहा लगाकर हंस पड़े। वो बोला, मिस, पहली बात तो ये है कि मेरा नाम अमजद है, और दूसरे ये जो भाई का साबिका लाहिका है ना, इसको सिर्फ गुलरेज के लिए रिजर्व रखो। 3 बहनें पहले से मौजूद हैं, चौथी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो उसे चिढ़ाने लगी, मैं अमजद भाई ही बोलूंगी, अमजद भाई। क्यों जानू साहब? मैंने उसकी तायद की, बिल्कुल, मैं खुद इन्हें अमजद भाई ही कहता हूँ।
اور تو اور ट्रेनिंग के दौरान ये दूसरे लड़कों को कहा करता था कि मुझे अमजद भाई कहा करो, भाई का लफ्ज अच्छा लगता है। अमजद अपने सर पर हाथ मारते हुए बोला, धत तेरे की, अपने ही जब मुखालिफ हो जाएं तो गैरों का क्या भरोसा। रजिया मुस्कुराई, मुझे भी ये बतौर भाई ही अच्छा लगा है। वो बोला, हाँ, शादी से पहले सब लड़कियां अपने होने वाले दुल्हा को भाई कहकर ही पुकारती हैं। रजिया ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कहा, ये आप लोगों का रिवाज होगा, हमारे यहाँ तो एक दफा जिसे भाई कह दिया जाए उसे सारी जिंदगी भाई ही समझा जाता है। ये कहकर वो तकिया गोद में लेकर बड़े आराम से चारपाई पर बैठ गई। जाने से पहले बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।